दोस्तों, द हिंदुस्तान पोस्ट ने पहले ही बता दिया था कि अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मोदी जी से भी नाराज चल रही। नाराज नहीं, बल्कि उन्होंने एग्जिट प्लान बना लिया है कि एनडीए के साथ वो रहने वाली नहीं है। वजह थी कि जिस मिर्जापुर में उनके पिता ने लगातार राजनीति की, वही उसी मिर्जापुर में बीजेपी की वजह से, बीजेपी का साथ होने की वजह से हारते हारते अनुप्रिया पटेल बची थी। ये तो उनके परिवार, उनके सपोर्टर्स का प्यार था कि वो जीत गई, वरना भारतीय जनता पार्टी के भरोसे रहती तो चुनाव हार सकती थी। एक समीक्षा बैठक हुई थी। इस समीक्षा बैठक में साफ साफ लफ्जों में बता दिया गया था, अपना दल एस की पूरी गर्त इसलिए होते होते बची है क्योंकि उनके सपोर्टर खड़े हैं, वरना बीजेपी की वजह से नैया डूब सकती थी। उसके बाद से अनुप्रिया पटेल लगातार एक के बाद एक बयान दे रही थी। आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने एक एक खबर को दिखाया था। आज वही खबर पर मोहर लगी है। जी हां, अनुप्रिया पटेल एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। लगातार हमने खबर दिखाई। कुछ लोग कमेंट में पूछते भी थे कब होगा भाई, नहीं हो रहा, अनुप्रिया पटेल कहीं नहीं जाने वाली, मोदी सरकार में मंत्री हैं। आज मेरी इस वीडियो को सेव कर लीजिए। अनुप्रिया पटेल किसी भी कीमत पर आगे आकर खुद इस्तीफा देना नहीं चाहती। दरअसल वो चाहती हैं कि उनको ऐसे हालात में पद पैदा कर दें कि खुद उनको आगे आकर मोदी जी अपनी कैबिनेट से बाहर करें या फिर एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इतना मजबूर वो मोदी को करना चाहती है। आप कहेंगे मोदी को क्यों? योगी से लड़ाई है। ये गोदी मीडिया की खबरों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपने आका के कहने पर माहौल क्रिएट करते हैं, क्योंकि जिन योगी आदित्यनाथ में बुलडोजर बाबा, स्वच्छ नीति वाले बाबा, इतना जबरदस्त उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाले बाबा नजर आ रहे थे, आज वही गोदी मीडिया सिर्फ मोदी शाह के इशारे पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खबर चला रही है कि इस विधायक ने कुछ कह दिया, उन्होंने कह दिया, अकेले पड़ गए योगी, इस्तीफा देना होगा, तमाम बातें। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी शाह यही चाहते हैं कि खबर चले। लेकिन आपको इस प्लेटफॉर्म पर यानी द हिंदुस्तान पोस्ट पर एक एक खबर निष्पक्ष तौर पर दिखेगी। खबर क्या है, पहले देखिए अनुप्रिया पटेल ने इस बार कैसे मोर्चा खोला है। आउटसोर्सिंग कैंसर से भी गंभीर बीमारी, पहले इसी से जुड़ी हुई हिंदुस्तान ने जो खबर छापी, आउटसोर्सिंग कैंसर से भी गंभीर बीमारी, इसी को लेकर मैं बता देता हूं। दरअसल आउटसोर्सिंग कैंसर से भी गंभीर बीमारी है, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर नहीं बल्कि मोदी जी पर वार है। अब आप कहेंगे कैसे? याद करिएगा 2014 के बाद से एक व्यक्ति, एक शख्सियत का नाम आपने सुनना शुरू किया होगा, वो है गौतम अडानी। उससे पहले हो सकता है कुछ ऐसे हों जो जानते हो, लेकिन अमूमन मैं 90 से 95% लोगों की गारंटी ले सकता हूं कि जिसने गौतम अडानी का नाम उस लेवल पर नहीं सुना होगा। आज गौतम अडानी को हर कोई जानता है। अडानी अडानी अडानी, ये अडानी पोर्ट, अडानी ये अडानी वो। बात अलग है, राहुल गांधी ने समझाया 2014 से 2019 तक, 19 से 24 तक समझाया, लेकिन 19 तक समझ में नहीं आया, लेकिन 2019 से 2024 तक लोगों की समझ में आ गया कि कैसे एक एक करके सारी चीजों को बेचा जाता रहा। सोचिए, जिन सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी मिलने का मतलब माना जाता था कि अब जीवन सफल हो गया है, परिवार सफल हो गया है, मेहनत सफल हो गई, वहां पर अब ठेके पर लोग रखे जा रहे हैं। आप कभी सोच सकते थे कि रेलवे में ठेके पर लोग रखे जाएंगे? वो रखे जा रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें दे दी गई हैं। अब वहां पर सरकारी नौकरियां खत्म करके क्या किया जा रहा? आउटसोर्सिंग। तब क्या होता था कि 303 सीटें थी, मोदी जी ताकतवर थे, साथियों को डर था कि एक तो हम साथ छोड़कर जाएंगे तो सत्ता चली जाएगी, दूसरा डर ये था कि अगर छोड़ा और खिलाफ बोले तो हमारे घर पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बैठ जाएगा आके। लेकिन अब ये डर खत्म हो गया है। इसलिए अनुप्रिया पटेल ने साफ साफ बताया कि मोदी जी की जो नीति रही है ना, आउटसोर्सिंग वाली, ठेके पर नौकरी देने वाली, ये कैंसर से भी गंभीर बीमारी है। इसमें क्या होता है, आरक्षण नियमों पर बोली अनुप्रिया पटेल। आरक्षण के नियमों पर क्या कुछ बोली है, पहले वो सुन लीजिए आप। देखिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी भर्तियां जो हो रही हैं, उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थी, उसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको इसमें भर्तियां मिलती थी। अब जब आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां हो रही हैं और आरक्षण का उसमें कोई नियम लागू नहीं है, तो छोटी मोटी एक क्लास 4 की नौकरी पाने का भी जो एक गुंजाइश होती थी दबे कुचले वर्ग के पास, वो खत्म होती जा रही है, या कहिए हो गई है। तो इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं, उसमें जो आरक्षण के नियम है उसका पालन होना चाहिए। तो देखिए, आरक्षण नियमों पर बोली है अनुप्रिया पटेल। उन्होंने साफ साफ बताया कि जिस तरीके से किया जा रहा है वो गलत है। अब आते हैं तीसरी बात, जिसमें जो हिंदुस्तान ने लिखी कि जातीय जनगणना की उठाई मांग। जातीय जनगणना को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है। पहले वो बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ बोला। उसके बाद बताऊंगा कि अकेली नहीं अनुप्रिया पटेल, बल्कि उनके साथ एनडीए के कई साथियों ने आगे आकर
मोदी सरकार के नटबोल्ट कस दिए हैं। क्या जाति जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। तो आईपी सिंह है, वैसे समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने क्या लिखा? मोदी सरकार के खिलाफ उन्हीं की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। एनडीए की बुनियाद हिलने लगी है। ठीक बात है ये। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि दबे कुचले लोगों को अधिकार और भागीदारी देने के लिए जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। विद्रोह चिराग पासवान ने भी कर दिया है। मोदी सरकार इस्तीफे की तरफ बढ़ रही है। पैसा की सरकार कभी भी गिर सकती है। अब आप समझिए हुआ क्या है। जातिगत जनगणना को लेकर भी मोदी सरकार कैसे गिरी है, आउटसोर्सिंग वाले में तो समझ गया, यहाँ कैसे गिरी अब समझाता हूँ। दरअसल जो अनुप्रिया पटेल है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, ये सब जो नेता हैं, चाहे वो संजय निषाद है, ओम प्रकाश राजभर है, ये किसकी राजनीति करते हैं? ये करते हैं ओबीसी की, ये करते हैं पिछड़ों और दलितों की, ये करते हैं आदिवासियों के, उन्हीं के ये जो तमाम जातियां बताई ये इनके सपोर्टर्स हैं जो फिलहाल मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहा है। ये जातीय जनगणना कभी मोदी सरकार नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि वो अगड़ों की पार्टी रही है, खास तौर पर क्षत्रियों की और खास तौर पर वैश्यों की यानी बनियों की। अभी क्षत्रिय नाराज हुए थे तो हालत क्या हो गई अब सबने देख ली। ये इतना भी समझ गए हैं कि पिछड़े और दलितों की वजह से उन्होंने इस बार वोट कास्ट नहीं किया। उनको पहले वोट जो कास्ट करते थे पिछड़े और दलित, वो इसलिए करते थे क्योंकि उनके सहयोगी जो एनडीए में शामिल तमाम दल हैं वो जातिगत आधार पर पार्टियां बनी हुई हैं, उस आधार पर मिल जाते थे वोट। लेकिन इस बार वोट नहीं मिले, उनको वोट नहीं मिला। अगड़ों में भी देखिए क्षत्रियों ने विरोध कर दिया। इसलिए जातिगत जनगणना को लेकर अड़ंगा हमेशा बीजेपी फंसाती रही। अब मैं बिहार की कहानी बताता हूं। हाल ही की जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते तो आपको याद होगा वहां पर जातिगत जनगणना शुरू हुई, बीच में रोकी गई क्योंकि कोर्ट का आदेश आया। पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक याचिका डाली गई थी, उसलिए अंतरिम रोक लगी। लेकिन फिर तेजस्वी यादव दोबारा कोर्ट जाते हैं और वहां से हरी झंडी मिलती है और जातिगत जनगणना पूरी भी होती है और उसके आंकड़े भी पेश होते हैं। ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं चाहते बता देता हूं। इससे ये पता लग जाएगा कौन किस समुदाय का, किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, कितनी आबादी है। उस आधार पर फिर देश के संसाधनों का बंटवारा भी होगा जिससे सब लोगों को समुचित लाभ मिल सके। जिससे क्या होगा, किसका नुकसान होगा? सामान्य वर्ग का कुछ हिस्सा भी जाएगा। ऐसे में वो नाराज हो जाएंगे बीजेपी से, इसीलिए जातिगत जनगणना, आरक्षण, इन तमाम चीजों से कतराते हैं, क्योंकि ये पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति, आदिवासियों की नहीं, बल्कि ये अगड़ों की राजनीति करते हैं। इसीलिए ये बैकफुट पर नजर आए। अब चिराग पासवान ने SC/ST एक्ट वाले मामला जो अभी आया कोटे के अंदर कूटा, उसको लेकर विद्रोह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए चिराग पासवान। यानी मोदी सरकार नहीं चाहती ये हो, लेकिन चिराग पासवान ने कहा मंत्रालय रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अनुप्रिया पटेल ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जातीय जनगणना कितनी ज्यादा जरूरी है, क्यों जरूरी है, सारी चीजें बता दी और जातीय जनगणना की इन्होंने मांग तक कर डाली। यानी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इस समय मोदी सरकार इसलिए घिरी हुई है कि पहले ये लोगों को हड़का कर, डरा कर, धमका कर चुप करा लेती थी, लेकिन इनके अपने साथी लगातार है। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ना, अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी योगी आदित्यनाथ को, जिसे खुद ही वायरल कर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आरक्षण का मसला है, यानी कि जो नौकरियों में आरक्षण का मसला है, उसमें दलित ओबीसी यानी पिछड़े और आदिवासी, इनके आरक्षण को लील रही है योगी सरकार और नॉट फॉर सुटेबल कह देती है, और उन जो रिजर्व सीटें होनी चाहिए आरक्षण के लिए वो खाली छोड़ दी जाती है। पहला। फिर अवैध वसूली टोल टैक्स के लिए दो। तो लोगों ने क्या कहा, खासकर गोदी मीडिया ने कहा कि नहीं भाई ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन याद करिएगा, मैंने ही आपको खबर दिखाई थी कि भाई उन्होंने एक बार तो बयान दे दिया अनुप्रिया पटेल ने कि पहले मोदी जी क्या कहते थे, पहले मोदी जी अपनी प्रशंसा करते थे, मैं मोदी से डरते हैं, मोदी अकेला काफी है, मोदी की गारंटी है बीजेपी। लेकिन अब क्या कहते हैं, एनडीए की सरकार। इस कदर टूट चुके हैं, बड़ा बदलाव हुआ है मोदी जी में, उनकी माइंड सेट हुआ है कि साथियों को साथ लेकर चल रहा है। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है। यानी मोदी और शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, सबके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खबर यह है कि पीटीए का फॉर्मूला जो दिया गया राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से, उसने काम किया और अनुप्रिया पटेल समझ गई है कि उनका भविष्य बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस और सपा के साथ है। नमस्कार।